वेलकम टू स्टडी क्लासेस। आज हम लोग फिजिक्स के अंतर्गत परमाणु की चर्चा करेंगे। आपके एनसीईआरटी सिलेबस का 12वां चैप्टर है इंटरमीडिएट फिजिक्स का। हम लोग इसके अंतर्गत परमाणु की चर्चा करेंगे। परमाणु आप काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं परमाणु के बारे में। विभिन्न छोटी कक्षाओं से आप परमाणु पढ़ते चले आ रहे हैं कि परमाणु मूल कणों से मिलकर बना है। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन। परमाणु के बीच में एक छोटा स्थान होता है जहाँ पर न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन होते हैं। ये मिलकर एक नाभिक की रचना करते हैं, यानी इस सूक्ष्म स्थान को नाभिक कहा गया। और इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ये आप पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमको चर्चा करनी है कि कैसे हुआ कि नाभिक कहाँ से अस्तित्व में आया, यानी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है एटम का वो क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो सबसे पहले थॉम्सन मॉडल की बात आई। थॉम्सन ने एक परमाणु का मॉडल दिया और बताया कि परमाणु एक ठोस गोला है और बिल्कुल उसी प्रकार से है जैसे तरबूज होता है, ठोस होता है और उसमें बीच बीच में बीज धसे होते हैं। तो थॉम्सन ने भी यही बताया कि परमाणु का धनावेश, परमाणु का जो द्रव्यमान है वो एक समान रूप से वितरित होता है और इलेक्ट्रॉन बीच बीच में धसे रहते हैं। लेकिन जो परमाणु का ये मॉडल आया, हालांकि इसको तरबूज मॉडल कहा गया, लेकिन ये मॉडल अमान्य हो गया। क्यों? क्योंकि रदरफोर्ड साहब ने अपना एक अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया। रदरफोर्ड ने जब अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किया तो उन्होंने देखा कि अधिकांश अल्फा कण सोने की पत्ती पर जब अल्फा कणों की बमबारी की, एक स्वर्ण पत्र लिया यानी परमाणु, और इस पर उन्होंने अल्फा कणों की बमबारी की, तो ये देखा कि अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल गए। इस तरीके से ये सीधे निकल गए, इन पर कोई प्रभाव नहीं। रदरफोर्ड साहब ने इस प्रयोग के द्वारा ही परमाणु को ठीक प्रकार से बताया कि परमाणु क्या हो सकता है। कुछ अल्फा कण ऐसे चले गए, ऐसे इस तरीके से विक्षेपित हो गए, कुछ ऐसे आकर और छोटे कणों पर विक्षेपित हो गए, इस तरीके से। कुछ दूसरे अल्फा कण जो आए वो न्यून कोण बनाते हुए विक्षेपित हुए, और कुछ इस तरीके से जो विक्षेप उत्पन्न हुआ, ये चूंकि अल्फा कण धनावेशित होते हैं, आप जानते हैं, और जब धनावेशित अल्फा कणों की बमबारी की, उन्होंने यहाँ पर एक सूक्ष्म स्थान की उन्होंने कल्पना की जो धनावेशित होता है, और उसी सूक्ष्म स्थान को उन्होंने नाभिक कहा। अब कैसे नाभिक कहा, क्यों इन्होंने इसको नाभिक कह दिया, उसकी चर्चा हम करते हैं। जब स्वर्ण पत्र पर, स्वर्ण पत्र इसलिए उन्होंने लिया क्योंकि इसका बहुत बारीक पत्र बनाया जा सकता है। ये ऐसी धातु है जिसके बहुत बारीक पत्र खींचे जा सकते हैं, इसलिए उन्होंने स्वर्ण पत्र लिया और इस पर अल्फा कणों की बमबारी की। अल्फा कण धनावेशित होते हैं। अगर थॉम्सन का परमाणु मॉडल सही था तो इन अल्फा कणों को सीधे नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बीच बीच में धसे होते हैं, जैसा कि थॉम्सन मॉडल यानी तरबूज मॉडल में बताया गया था। तो रदरफोर्ड ने जब अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया तो ये देखा कि अधिकांश अल्फा कण बिना विचलित हुए सीधे निकल गए, और इस आधार पर उन्होंने ये बताया कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है, जबकि थॉम्सन ने कहा था कि परमाणु एक ठोस गोला है। दूसरी बात उन्होंने बताई कि कुछ अल्फा कण छोटे छोटे कोणों बनाते हुए विक्षेपित हो गए। तो जब छोटे कोण बनाते हुए विक्षेपित हुए, यानी इनका कोणीय वितरण सुनिश्चित होता है। चूंकि अल्फा कण धनावेशित हैं, अतः इनको विक्षेपित करने वाला परमाणु भी धनावेशित होना चाहिए। इस आधार पर रदरफोर्ड ने ये माना कि परमाणु का समस्त धनावेश एक सूक्ष्म स्थान में केंद्रित होता है, और थॉम्सन ने ये नहीं माना था। थॉम्सन ने माना था कि परमाणु में समान रूप से वितरित होता है, जबकि रदरफोर्ड ने इस रिजल्ट के आधार पर ये बताया कि समस्त धनावेश बीच में एक सूक्ष्म स्थान में केंद्रित होता है। उन्होंने ये भी देखा कि कुछ अल्फा कण ऐसे हैं जो अपने प्रारंभिक मार्ग से 90 अंश या उससे अधिक का कोण बनाते हुए विचलित हुए,
इस आधार पर उन्होंने बताया कि जब धनावेशित अल्फा कण सोने के परमाणुओं से गुजरते हैं तो कुछ अल्फा कणों पर प्रतिकर्षण बल इतना प्रभावी होता है कि तीव्रगामी अल्फा कणों को वापस लौटा देता है। यानी इनका मुड़ना, इनका प्रकीर्णित होना, इनका विक्षेपित होना इस बात को दर्शाता है कि इन पर कार्य करने वाला जो रिफ्लेक्शन है, प्रतिकर्षण बल है, प्रतिकर्षण और आकर्षण बल की चर्चा हम कर चुके हैं, तो उनमें चूंकि समान आवेश हैं यानी प्रतिकर्षण कार्य कर रहा है, इसलिए उन्होंने यह स्पष्ट किया कि एक सूक्ष्म स्थान है जो धनावेशित है, क्योंकि अल्फा कण धनावेशित हैं तो उन पर प्रतिकर्षण तभी कार्य करेगा जब वहाँ एक धनावेश हो। यानी बीच में एक धनावेशित स्थान होता है और उस सूक्ष्म स्थान को ही उन्होंने नाभिक कह दिया। और नाभिक की जो त्रिज्या है वो 10⁻⁻15 मीटर के कोटि की नापी गई, जबकि परमाणु की त्रिज्या 10⁻10 मीटर के कोटि की होती है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न 1 नंबर का कि परमाणु की त्रिज्या की कोटि होती है, बहुविकल्पीय सवाल, 10⁻10 मीटर और नाभिक के त्रिज्या की कोटि होती है 10⁻15 मीटर। इस प्रकार से नाभिक की कल्पना उन्होंने की। परमाणुीय दूरियों के लिए बताया उन्होंने इसी प्रयोग के आधार पर, चूंकि अल्फा कणों का विक्षेप अलग अलग था और इस आधार पर उन्होंने ये बताया कि जो कूलाम का नियम है वो परमाणुीय दूरियों के लिए भी लागू होता है और यहाँ पर वही कूलाम का नियम, कूलाम के नियम से जो बल प्राप्त होता है वही बल इन अल्फा कणों को विक्षेपित कर रहा है। तो इस आधार पर उन्होंने परमाणुीय दूरियों के लिए कूलाम के नियम की सत्यता भी स्पष्ट कर दी। इसके बाद जो महत्वपूर्ण बात आई कि अलग अलग धातुओं के लिए जब उन्होंने ये प्रयोग किया तो ये देखा कि अलग अलग धातुओं के लिए नाभिकों में धन आवेश का परिमाण भिन्न भिन्न होता है, माने धन आवेश सभी नाभिकों के लिए अलग अलग होता है। ये बात भी उन्होंने स्पष्ट कर दी और इसी आधार पर रदरफोर्ड ने अपना एक मॉडल प्रस्तुत किया जिसको रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कहा जाता है। क्या था? रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया जिसके अनुसार परमाणु का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को छोड़कर, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बहुत कम होता है, यानी परमाणु का द्रव्यमान यानी कुल धनावेश और न्यूट्रॉन, ये परमाणु के केंद्र में 10⁻⁻15 मीटर त्रिज्या की कोटि में केंद्रित होते हैं और इसी को नाभिक कहा गया। नाभिक के चारों ओर 10⁻10 मीटर कोटि की त्रिज्या के खोखले गोले में इलेक्ट्रॉन वितरित होते हैं जिनका कुल ऋणावेश नाभिक के कुल धनावेश के बराबर होता है। रदरफोर्ड ने यह भी बताया कि ये इलेक्ट्रॉन स्थिर नहीं रहते हैं बल्कि नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में घूमते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। इसके लिए चूंकि नाभिक वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं इसलिए उनको घूमने के लिए अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होगी। वो अभिकेंद्र बल इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच लगने वाले स्थिर वैद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है। ये रदरफोर्ड का मॉडल हुआ। आप रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट लिखेंगे, हमने उसके 4-5 पॉइंट बताए, उनको आप लिखेंगे रिजल्ट और फिर रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। अब बात आती है रदरफोर्ड मॉडल की कमियों की। विज्ञान का अंत नहीं है, नित्य दिन प्रतिदिन बदलती रहने वाली प्रक्रिया है। तो उसी क्रम में थॉमसन मॉडल आया, रदरफोर्ड मॉडल आया और फिर रदरफोर्ड मॉडल की कमियों को देखा गया। 2 कमियां थी। महत्वपूर्ण सवाल है कि रदरफोर्ड मॉडल की कमियों को लिखते हुए या कमियों का उल्लेख करते हुए बताइए कि बोहर ने इन कमियों को अपने मॉडल में कैसे दूर किया। बोहर की ग्रहितियां लिखी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो रदरफोर्ड मॉडल की कमियां क्या थी? पहली एक कमी थी परमाणु के अस्थायित्व के संबंध में। मतलब जो रदरफोर्ड का मॉडल था वो परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या नहीं करता था। कैसे नहीं करता था? नाभिक के चारों ओर जब इलेक्ट्रॉन घूमेंगे तो उनमें अभिकेंद्र त्वरण होगा। अभिकेंद्र त्वरण होगा। जो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है, विद्युत गति विज्ञान, वो बताती है कि त्वरित आवेशित कण ऊर्जा का लगातार उत्सर्जन करता है। ऊर्जा का उत्सर्जन करने के कारण उनके जो वृत्ताकार कक्षा की त्रिज्या है वो लगातार छोटी होती जाएगी। ऊर्जा माने विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा और उसकी वृत्ताकार कक्षा की
त्रिज्या लगातार छोटी होती जाएगी और अंततः वो नाभिक में गिर जाएगा। जबकि डाल्टन ने बहुत पहले बताया था कि परमाणु अविनाशी है, तो इस प्रकार से परमाणु अविनाशी नहीं रह पाएगा, माने परमाणु का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। वास्तव में परमाणु अस्थायी है, उसको नष्ट नहीं किया जा सकता। जबकि रदरफोर्ड का जो मॉडल आया वो ये बताता है कि परमाणु अस्थायी नहीं रह पाएगा। कैसे? हमने बताया कि नाभिक के चारों ओर रदरफोर्ड मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। आप जानते हैं कि वृत्ताकार कक्षा में जब चक्कर लगाएगा कोई आवेशित कण तो उसके पास अभिकेंद्र त्वरण होगा, यानी त्वरित होगा। तो त्वरित आवेशित कण घूमते समय इलेक्ट्रोडायनामिक्स के अनुसार ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा और ऊर्जा का उत्सर्जन करने के कारण उसके वृत्ताकार कक्षा की त्रिज्या लगातार छोटी होती जाएगी, जिसके कारण अंततः वो नाभिक में गिर जाएगा और उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, यानी परमाणु स्थायी नहीं रह सकता। इसकी व्याख्या रदरफोर्ड साहब नहीं कर सके अपने मॉडल में। दूसरी बात, उन्होंने जो उनकी कमी पाई गई मॉडल की, रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या के संबंध। परमाणु का जब स्पेक्ट्रम प्राप्त किया गया तो परमाणुओं का स्पेक्ट्रम रेखीय प्राप्त किया गया, माने उसमें कुछ निश्चित आवृत्ति की विशेष तरंगदैर्घ्य पाई गई, कुछ विशेष रेखाएं पाई गई। रदरफोर्ड मॉडल में इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ की त्रिज्या के लगातार बदलते रहने के कारण उनके घूमने की आवृत्ति भी बदलेगी। फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन सभी आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्सर्जन करेगा, यानी जो स्पेक्ट्रम होगा वो कंटिन्यूअस होगा, सतत होगा, सभी तरंगदैर्घ्य क्रम से मिलेंगे। जबकि जब परमाणुओं के स्पेक्ट्रम देखे गए तो वो सतत न होकर रेखीय प्राप्त किए गए, यानी वो जो स्पेक्ट्रम मिला वो कंटिन्यूअस नहीं था, लाइन स्पेक्ट्रम मिला। उसमें कुछ विशेष आवृत्ति की रेखाएं प्राप्त की गई, कुछ निश्चित आवृत्ति की तरंगें ही उत्सर्जित होनी चाहिए। इसकी व्याख्या रदरफोर्ड मॉडल नहीं कर सका और इस प्रकार से इन दो कमियों के कारण ये मॉडल अमान्य हुआ। और अमान्य क्या हुआ, मान्य हुआ, लेकिन ये दो कमियां थी। फिर बोहर साहब ने इन कमियों को अपने मॉडल में दूर किया। तो बहुत महत्वपूर्ण सवाल, रदरफोर्ड मॉडल की कमियां लिखिए। तो दो कमियां आप लिखेंगे, परमाणु के अस्थायित्व के संबंध में और रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या के संबंध में, इन दोनों कमियों को लिखेंगे। अब बात करते हैं बोहर मॉडल। बोहर मॉडल क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट। बोहर मॉडल की अभिग्रहितियों का उल्लेख कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो बोहर मॉडल क्या है? बोहर का परमाणु मॉडल, नील बोहर ने रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में मैक्स प्लांक का क्वांटम सिद्धांत लगाया। आपको प्लांक की क्वांटम थ्योरी बताई जा चुकी है। प्लांक की क्वांटम थ्योरी के आधार पर रदरफोर्ड मॉडल की कमियों को उन्होंने दूर कर दिया। हम एक बार रिपीट कर रहे हैं, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत क्या है? प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा का उत्सर्जन किसी भी स्रोत से ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों के रूप में होता है। एक पैकेट की ऊर्जा h न्यू होती है, जबकि न्यू प्रकाश की आवृत्ति और h प्लांक नियतांक है। तो प्लांक की क्वांटम थ्योरी है ये। इस थ्योरी को लगाकर रदरफोर्ड की मॉडल की कमियों को नील्स बोहर ने दूर किया और तीन अभिग्रहितियां दी, तीन पास्टुलेट उन्होंने दिए। वो तीन पास्टुलेट क्या हैं, इनकी चर्चा हम करेंगे। पहला पास्टुलेट तो था कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनमें उनका कोणीय संवेग h/2 पाई का पूर्ण गुणज होता है। कोणीय संवेग, कोणीय संवेग बराबर NH/2 पाई। कोणीय संवेग क्या होता है? mvr बराबर NH/2 पाई। एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग h/2 पाई का पूर्ण गुणज होना चाहिए, यानी mvr बराबर NH/2 पाई। और जबकि n क्या है? मुख्य क्वांटम संख्या है। आप केमिस्ट्री में क्वांटम नंबर पढ़ चुके हैं, तो उसी में जो n है कक्षकों की संख्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। n बराबर 1 2 3 4 5 कक्षकों की संख्या को दर्शाता है। और जो ये प्रतिबंध है ये क्वांटीकरण प्रतिबंध कहलाता है, बोहर का क्वांटीकरण प्रतिबंध। एक नंबर का सवाल भी पूछा जाता है कि बोहर का क्वांटीकरण प्रतिबंध लिखिए, तो आप बोहर का क्वांटीकरण प्रतिबंध यही लिखेंगे कि बोहर के क्वांटीकरण प्रतिबंध के अनुसार
किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनमें उनका कोणीय संवेग h/2 पाई का पूर्ण गुणज होता है, यानी कोणीय संवेग बराबर nh/2 पाई, यानी mvr बराबर nh/2 पाई। जबकि m क्या है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, r वृत्ताकार कक्षा की त्रिज्या, v इलेक्ट्रॉन का वेग, n मुख्य क्वांटम संख्या या कक्षकों की संख्या और h प्लैंक वेग। दूसरी बात उन्होंने बताई कि स्थायी कक्षाओं में घूमते समय इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता है, यद्यपि उनमें अभिकेंद्र त्वरण होता है। किन कक्षाओं में घूमता है? जिनमें उनका कोणीय संवेग h/2 पाई का पूर्ण गुणज होता है। और इन कक्षाओं को क्या कहते हैं? स्टेबल ऑर्बिट्स कहते हैं, स्थायी कक्षाएं कहते हैं। दूसरी बात उन्होंने बताई कि स्थायी कक्षाओं में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन किसी भी प्रकार की ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता है, यद्यपि उनमें अभिकेंद्र त्वरण होता है, यानी परमाणु अस्थायी रहता है, जबकि रदरफोर्ड ये नहीं बता सकते, क्योंकि रदरफोर्ड ने तो सभी कक्षाओं में बात की थी कि सभी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमता है। तीसरी बात, जो तीसरा पास्टुलेट था, वो उन्होंने क्या बताया कि जब परमाणु को कहीं बाहर से ऊर्जा मिलती है तो वो उसका अवशोषण कर लेता है और निश्चित कक्षा को छोड़कर, अपनी उस कक्षा को छोड़कर किसी उच्च कक्षा में चला जाता है। जब उच्च कक्षा में चला जाता है, एक्साइटेड स्टेट कहलाती है, ये उत्तेजित अवस्था कहलाती है, और वहाँ 10⁻⁸ सेकंड, बहुत कम समय, 10⁻⁸ सेकंड तक रुककर पुनः अपनी मूल कक्षा में वापस लौटता है। और जब वो वापस लौटता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में करता है। अगर उच्च कक्षा की ऊर्जा E2 है और मूल कक्षा की ऊर्जा E1 है तो E2 - E1 बराबर h न्यू, यानी न्यू बराबर क्या होगा? E2 - E1 बटा h या डेल्टा E बटा h, यानी इस आवृत्ति की ऊर्जा का वो उत्सर्जन करेगा, इस आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्सर्जन करेगा। तो तीसरी बात क्या है कि परमाणु का उत्सर्जन कब, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कब होता है? जब परमाणु अपनी मूल कक्षा में कहीं बाहर से ऊर्जा प्राप्त करता है तो उस ऊर्जा को अवशोषित करके अपनी उच्च कक्षा में चला जाता है, अपने समीप की किसी उच्च कक्षा में चला जाता है, वहां से मूल कक्षा में वापस लौटता है, ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, 10⁻⁸ सेकंड तक उत्तेजित अवस्था में रहकर पुनः मूल कक्षा में वापस लौटता है, और वापस लौटते समय ऊर्जा का उत्सर्जन विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में करता है। इस प्रकार से कुछ निश्चित आवृत्ति की रेखाएं ही प्राप्त होंगी, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं होगा, लाइन स्पेक्ट्रम होगा, और इसकी भी व्याख्या रदरफोर्ड नहीं कर पाए थे। तो इस प्रकार से बोहर ने प्लैंक की क्वांटम थ्योरी लगाकर रदरफोर्ड मॉडल की कमियों को दूर कर दिया और एक मॉडल प्रस्तुत किया जो सर्वमान्य हुआ। अब रदरफोर्ड मॉडल की कमियों को तो उन्होंने दूर कर दिया, लेकिन बोहर मॉडल में भी कुछ कमियां पाई गई, उसकी चर्चा हम अपने अगले सेशन में करेंगे। आप हमारे चैनल पर बने रहिए। अगर आपने हमारे चैनल स्टडी क्लासेस बाय अजय मेहरोत्रा को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इस पर आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। वीडियो को पूरा देखकर अपना नोट्स तैयार करें, वीडियो को लाइक और शेयर अधिक से अधिक करें। धन्यवाद।